550 मार्क्स आ रहे हैं, 580 मार्क्स आ रहे हैं या 600 मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन अपने माइंड सेट को थोड़ा पॉजिटिव बनाओ, थोड़ा पॉजिटिव सोचो कि हर साल इतने लाख बच्चे एग्जाम देने के लिए बैठते हैं और हर साल कितने बच्चे क्विट कर जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी मेडिको साना नमान, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर, बिहार। तो सबसे पहले तो जितने भी नीट एस्पायरेंट है, आई एम होपिंग कि तुम सब बहुत मेहनत कर रहे होगे, बहुत दिल जान लगा करके पढ़ रहे होगे। तो बहुत सारे बच्चों का डाउट है, स्पेशली टेस्ट को लेकर के। बहुत सारे बच्चे टेस्ट को लेकर के बहुत कंफ्यूज हैं कि उन्हें टेस्ट कैसे देना चाहिए, उन्हें सिलेबस कंप्लीट करके टेस्ट देना चाहिए या फिर टेस्ट वो बाद में दे, या फिर वो सिलेबस कंप्लीट करके रिवाइज करें या फिर वो रिवाइज बाद में करें। तो टेस्ट को लेकर के बच्चों के बहुत सवाल है, बहुत, एंड वो काफ़ी कंफ्यूज हैं इस चीज़ को लेकर के। तो देखो, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये सवाल उठना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हें ये सब भी सोचना ज़रूरी है कि तुम्हें टेस्ट कैसे देना है, अपनी टेस्ट में इम्प्रूवमेंट कैसे करनी है, तुम्हें रिवाइज कैसे करना है। और अगर तुम नहीं सोच रहे हो तो फिर इसका मतलब तुम अपने सिलेक्शन के बारे में नहीं सोच रहे हो। तो अगर तुम हर चीज़ सोच के कर रहे हो, इसका मतलब तुम सही डायरेक्शन में हो। तो सबसे पहले जिन भी बच्चों के दिमाग में ये सारे सवाल आ रहे हैं, गाइज यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। अब देखो, वीक के एंड पे तुम्हारे टेस्ट होते हैं, पार्ट टेस्ट होते हैं, अभी पार्ट टेस्ट ही चल रहे होंगे डेफिनेटली। तो उस पार्ट टेस्ट में क्या आता है, तुम्हारा जो भी तुमने इस वीक सिलेबस किया वही आता है और कुछ प्रीवियस टॉपिक्स आते होंगे, ठीक है। तो अगर तुम्हारे उस कुछ प्रीवियस टॉपिक्स आ रहे हैं और जो तुमने साथ में पढ़ा पूरे वीक वो आ रहा है, तो टेस्ट तो तुम्हारा उस वीक देना बहुत ही बेनिफिशियल हो गया ना। टेस्ट तुम्हारा देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम अभी टेस्ट ना दे करके बाद में टेस्ट दे दो, तो ये तुम्हारा बिल्कुल बेकार आइडिया है। तुम्हें क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, टेस्ट देना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, टेस्ट देना है। अगर तुमने पूरी रिवीजन नहीं भी की है फिर भी तुम्हें टेस्ट देना है और अपने उस टेस्ट से सीखना है, लेकिन कोशिश करना है कि तुम पूरा पढ़ करके जाओ। अब देखो, तुमने वीक में जो कुछ भी पढ़ा वो सब तो तुम्हें लास्ट तक याद ही होगा। अपना सैटरडे का पूरा दिन निकालो, ठीक है। उस पूरे दिन में अपना हर चीज जो भी तुमने वीक में पढ़ा है उसको रिवाइज करो। अपना एकदम अर्ली मॉर्निंग उठो, अपना पूरा आधा दिन दे दो पूरा रिवीजन में। देखो, अभी तुम्हें देना पड़ेगा, अपना पूरा टाइम देना पड़ेगा। मैं जैसा बता रही हूँ बिल्कुल वैसा करो, हो जाएगा। टाइम कम है लेकिन मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो जो कुछ भी तुमने पूरे वीक पढ़ा उसको तुम रिवाइज करो उस दिन, ठीक है। उसके बाद मान लो कुछ पहले के भी टॉपिक्स आ रहे हैं, सपोज कि तुम अभी 11th के एंड में हो और तुम्हारे एंड के चैप्टर्स चल रहे हैं और तुम्हारे कुछ प्रीवियस चैप्टर्स भी आने लग गए, या फिर तुम अभी 12th कर रहे हो और कुछ 11th के चैप्टर आने लग गए, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, उन सब चीज़ों को रिवाइज करना है। कैसे रिवाइज करना है उन सब चीज़ों को, तुम्हें बस खुद से। अब तुम अगर एक चैप्टर एनसीईआरटी का बायो का ही सपोज खोल के बैठोगे तो एक चैप्टर पढ़ने में तुम्हें बहुत टाइम लगेगा, एक एक चीज अंडरलाइन कर करके पढ़ोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो सबसे पहले देख लो कुछ हाईलाइटेड है अगर, तो वो सब रिवाइज करो। नहीं तो सबसे बेस्ट कि तुम क्वेश्चन उसका निकालो और क्वेश्चन करने लग जाओ, ठीक है। तुम उसका क्वेश्चन करने लग जाओगे ना तो तुम खुद से चीज़ों को याद करने लगोगे कि उस चैप्टर में क्या क्या था। फिर जल्दी से जाकर के उसके जहाँ जहाँ पे लगे कि मुझे ये टॉपिक नहीं आ रहा, ये टॉपिक नहीं आ रहा, ये टॉपिक नहीं आ रहा, मैं ये सब भूल रहा हूँ, तो फिर उससे जल्दी से रिवाइज कर लो। बायो तुम इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद फिजिक्स में भी क्या करना है, फिजिक्स में तुम्हें सारे के सारे पहले सारे कॉन्सेप्ट एक बार देख लेना है, उस हर चैप्टर के सारे के सारे फॉर्मूलाज को अच्छे से याद कर लेना है। फिजिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में टाइम लग जाता है, इसलिए मैं ये नहीं बोलूंगी कि फिजिक्स में तुम पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करो फिर देखो, नहीं। फिजिक्स में तुम्हें पहले अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं कि कहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ये फॉर्मूला हर जगह नहीं यूज होगा, उस वाले क्वेश्चन में कोई दूसरा ही फॉर्मूला लगेगा। तो अपने दिमाग का यूज करते हुए सारे के सारे फॉर्मूला को याद करते हुए और अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हुए तुम्हें अपना फिजिक्स इस तरह से रिवाइज करना है। या फिर कुछ अपने प्रीवियस क्वेश्चंस देख लो, या फिर उस चैप्टर से जो भी टेस्ट में पिछले पहले आया था जो तुमने छोड़ दिया, तुम्हें तब नहीं आया, उन सारे क्वेश्चंस को देख लो कि एटलीस्ट अगर वो सब क्वेश्चन दोबारा आ गया तो तुमसे पहले नहीं बना था, वो सारे क्वेश्चन तुम बना लो। और बाकी जो तुम्हें आता है वो तो तुम्हें अब भी आता ही होगा ना। वो बात कर लेते कि तुम्हें केमिस्ट्री किस तरह से रिवाइज करनी है। अगर तुम्हारा फिजिकल केमिस्ट्री आ रहा है टेस्ट में तो सिंपली तुम्हें सारे के सारे चैप्टर्स के फॉर्मूला याद करने हैं, जैसे फिजिक्स में मैंने बताया, फॉर्मूला याद करने और कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला कब यूज होगा,
कब कौन सा फॉर्मूला नहीं यूज होगा वो सब कुछ अच्छे से देखना है। ठीक है, जैसे इक्विलिब्रियम चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, तो उन सभी फॉर्मूला को बहुत अच्छे से देखो कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, किससे कौन सा फॉर्मूला डिराइव हो रहा है, कैसे डिराइव हो रहा है, उन सभी कॉन्सेप्ट पे अपना ध्यान दो और फिर उसको इम्प्रूव करो। सपोज कि अगर तुम्हारा इनऑर्गेनिक आ रहा है, ठीक है, तो इनऑर्गेनिक में तुम अपनी बुक खोलो, इनऑर्गेनिक के लिए अपनी बुक खोलो और जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं, या फिर अगर तुमने इनऑर्गेनिक के लिए नोट्स बनाया हुआ है वो सबसे बेस्ट है। इनऑर्गेनिक अगर तुमने नोट्स बनाए हुए तो अपने नोट्स को रिवाइज करो। नोट्स अगर नहीं बनाए हुए तो एनसीईआरटी खोलो और एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स पढ़ लो, जहाँ पे जो भी एक्सेप्शन है वो सब देख लो। तो इस तरह से तुम्हें इनऑर्गेनिक रिवाइज करनी है। क्लियर है? अब तुम्हें ऑर्गेनिक में क्या करना है। ऑर्गेनिक में तुमने नोट्स बनाए हुए होंगे, जितने भी नेमिंग रिएक्शंस हैं उन सारे के सारे नेमिंग रिएक्शन को याद कर लो। नहीं है तो बुक खोल के अंडरलाइन कर करके सारे के सारे नेमिंग रिएक्शन को सबसे पहले याद कर लो, उसके सारे इंटरमीडिएट्स याद कर लो, और जितना भी तुम्हारा बेसिक्स है, जीओसी में जो भी बेसिक्स है तुम्हारा, प्लस आई इफेक्ट प्लस एम इफेक्ट, हर चीज अच्छे से बहुत क्लियर करते हुए सब कुछ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, वो सब कुछ अच्छे से उसके कॉन्सेप्ट्स को देखते हुए इस तरह से रिवाइज करते हुए चलो। ठीक है, तो सैटरडे का दिन तुम्हें निकालना है अपने रिविजन के लिए। आधा दिन देना है पूरा जो तुमने वीक में पढ़ा है उन सभी चीजों का रिविजन करना है। उसके बाद जो टाइम बच गया उसमें तुम्हें अपने, अगर तुम्हारा प्रीवियस टॉपिक्स का आ रहा है बहुत पहले का कुछ, तो उसे इस तरह से रिवाइज करना, और नहीं आ रहा है तो अपने पूरे दिन को अच्छे से यूटिलाइज करो कि तुम सारा कुछ अच्छे से रिवाइज कर सको जो भी तुम्हारे टेस्ट में आ रहे हैं चैप्टर्स, एंड उसमें तुम अच्छा से अच्छा स्कोर कर सको। तो उसके लिए तुम ज्यादा से ज्यादा उस दिन सैटरडे के दिन बहुत सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस किए रहोगे तो थोड़ा माइंड जल्दी काम करेगा तुम्हारे टेस्ट में, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे टेस्ट में अच्छा करना है। देखो, अगर तुम अभी से अपना माइंडसेट लेके चलोगे कि तुम्हारे टेस्ट में अच्छे मार्क्स आने चाहिए तभी तुम्हारा नीट में आएगा। सपोज अगर तुम्हारे टेस्ट में अभी 550 मार्क्स आ रहे हैं, 580 मार्क्स आ रहे हैं या 600 मार्क्स आ रहे हैं, एंड तुम्हें लग रहा है कि 550 मार्क्स आ रहे हैं, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन अपने माइंडसेट को थोड़ा पॉजिटिव बनाओ, थोड़ा पॉजिटिव सोचो कि तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि तुम मेहनत कर रहे हो, राइट। अभी तुम्हारे टेस्ट में हो सकते हैं 550 आ रहे हैं, लेकिन तुम इतना मेहनत कर जाओ इन 3-4 महीने में कि तुम्हारे फिर टेस्ट में 3-4 महीने के बाद 680 प्लस आने लग जाए, एंड नीट में तुम बहुत अच्छा कर आओ, ये हो सकता है ना। तो थोड़ा पॉजिटिव सोच करके भी चलो। और अगर टेस्ट में तुम्हारा थोड़ा भी नंबर ऊपर नीचे हो जा रहा है, तुम्हारा बायो अच्छा नहीं जा रहा है, या फिर तुमने फिजिक्स में कहीं पे कुछ गलती कर दी, तुम्हारा सिली मिस्टेक्स हो गया, केमिस्ट्री में तुम कोई कॉन्सेप्ट भूल करके कुछ गलत करके आ गए, जैसे तुमने बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किए, तो इन सभी चीजों से बहुत ही डीमोटिवेटेड नहीं होना है। क्वेश्चन सॉल्व करते हुए बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करना है और अपनी ओएमआर बबलिंग भी बहुत अच्छे से करनी है। और टेस्ट में बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, मतलब बहुत सारे बच्चे तो अपने टेस्ट खराब कर देते हैं पैनिक करके, वो पढ़ करके पूरा जाते हैं लेकिन वो टेस्ट में पैनिक कर जाते हैं, पता नहीं क्यों। शायद वो इतना सारे बच्चों को अपने आसपास देख लेते हैं कि वो डर जाते हैं कि ये सब बच्चे मुझसे अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे, मैं खराब परफॉर्म कर जाऊंगा, अगर मेरे खराब मार्क्स आएंगे तो मैं अपने पेरेंट्स को क्या बोलूंगा। पेरेंट्स तो पूछता ही है ना, पेरेंट्स, सबके पेरेंट्स सब बच्चों के मार्क्स पूछते हैं कि कैसा आ गया टेस्ट, कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो इतना प्रेशर लेकर के टेस्ट को नहीं देना, टेस्ट को देना है कि मतलब ये मेरे सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए हो और मैं हर टेस्ट से कुछ सीख करके जाऊंगा। टेस्ट को निगेटिव वे में मत लो, टेस्ट को तुम पॉजिटिव वे में लो। तो आज मेरे टेस्ट में आ रहे हैं, कल इस टेस्ट में इससे अच्छे मार्क्स मेरे आएंगे, परसों टेस्ट में मेरे इससे भी अच्छे मार्क्स आएंगे, एंड नीट में मेरे बेस्ट मार्क्स आएंगे, उससे बेस्ट मेरा कोई मार्क्स नहीं होगा, ऐसे सोच के चलो। और अगर हार मान जाओगे तो फिर खत्म, तुम्हारा खेल ही खत्म। क्विट करना बहुत ईजी होता है, हर साल इतने लाख बच्चे एग्जाम देने के लिए बैठते हैं और हर साल कितने बच्चे क्विट कर जाते हैं, क्योंकि क्विट करना बहुत ईजी होता है, लेकिन वही खुद को पुश करके मेहनत करना टफ होता है, बहुत टफ होता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये फ्रूटफुल होता है, तुम्हें इसका रिजल्ट मिलता है। तो बस अपने उस रिजल्ट का सोच के मेहनत करो, थोड़ा अभी पुश करो खुद को, थोड़ी मेहनत लगेगी, हार्डवर्क लगेगा, थोड़ा कंफर्ट को भी छोड़ दो। आई नो कि मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है, बट अगर तुम चाह रहे हो तो सब आसान है। जितने भी नेगेटिव कमेंट्स तुम्हें आते हैं
जितने भी आस पड़ोस के लोग तुम्हें कुछ भी बोलते हैं कि इसका नहीं होगा, इसका इतना ड्रॉप हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उन सबको ऐसा पॉजिटिव चैलेंज लो। उनकी बातों को नेगेटिव लेना ही नहीं है, उसे लेना है कि ये तुम्हारे लिए एक पॉजिटिव चीज है, राइट। ऐसा सोच के चलो कि इस कि उनको मुझे गलत प्रूफ करना है, उसके लिए तो मैं करके ही रहूंगी, ऐसा ऐसा सोच के चलो। तो फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता फिर मेहनत करने से, तो बस मेहनत करते रहो। एंड आई थिंक नाउ इट इज क्लियर कि तुम्हें रिवाइज किस तरह से करना है, तुम्हें टेस्ट कब देने कब नहीं देने। और अगर किसी के दिमाग में अभी भी ये है कि वो सारा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद ही रिवाइज करे, तो फिर तो रिवाइज नहीं हो पाएगा और तुम्हारा सिलेबस फिर बचा रह जाएगा दोबारा से, एंड फिर नीट में नहीं सिलेक्शन हो पाएगा। आई एम टेलिंग यू, मेरे ड्रॉप रहे हैं एंड मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ तुम्हें। तो अगर तुम ये सोच रहे हो कि सारे सिलेबस कंप्लीट होने के बाद तुम रिवाइज करोगे, तो फिर वो रिवाइज तुम कर ही नहीं पाओगे कभी। तो अभी रिवाइज करते हुए चलो, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद फिर तो तुम्हें रिवाइज करना ही है, जो टाइम बचेगा उसमें तो तुम्हें रिवाइज ही करना है। लेकिन अभी किसी तरह अपना टाइम निकाल के, इधर उधर कम जा करके अपने उस टाइम को निकालो कि तुम अभी रिवाइज करते हुए चलो हर चीज को। So I think it is now clear and this video would be beneficial to you. If you like the video, please do like, subscribe and share, and thanks for watching.